आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सभी को रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आज मार्केट की। और आज हमने फिर मार्केट में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन देखा जिसे हम कह सकते हैं कि इंतहाई मायूस कौन और जो है बहुत ही बदतरीन हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना 6000 पॉइंट्स से भी ज़ायद अगर जो है इस वक्त मार्केट जो है इंडेक्स जो है वो डाउन हुआ है। वजूहात में जो है हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक सेलिंग प्रेशर है। अगर हम फॉरनर सेलिंग देखें और अगर इसके साथ ही साथ जो है हमने कल देखा कि इंश्योरेंस ने भी सेलिंग की। और आज का कि अगर मार्केट को अगर हम देखते हैं तो उसमें लग रहा है कि शायद इंडिविजुअल और फंड्स ने भी सेलिंग ही की होगी, लेकिन सिर्फ ये एक वजह मेरे ख्याल से नहीं होगी। और जो है अगर ये सेलिंग हो रही है तो इसकी भी क्या वजह है, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ जो है थोड़ा-सा यूएसए और ईरान का जो एक इशू जो चल रहा था वो अभी दोबारा आई गेस वो ट्रिगर हुआ है। और शायद कोई हमले वगैरह के हवाले से भी कोई न्यूज़ जो है वो चल रही हैं। ये सारी डिटेल इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस वक्त मार्केट का क्या स्टांस है। क्योंकि ऐसा लगा था कल का ट्रेडिंग सेशन देख के कि शायद वो करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और अब मार्केट जो है इसी तरीके से स्मूथली चलेगी। शायद रमज़ान की बरकतें हैं कि मार्केट जो है वो जो है पॉजिटिव हो गई है। लेकिन आज का सेशन देख के काफ़ी अलार्मिंग है। इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए उसामा रऊफ साहब, जो कि जो है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं एकेजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे और जो है साथ ही साथ आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर अब क्या हो रहा है मार्केट में इस वक्त जो है एक न्यूज़ जो है हमारी मार्केट को ऑलमोस्ट क्रैश कर चुकी है। और इस कदर सेलिंग क्या वजह है, मैं चाहूँगी कि एक ओवरव्यू आप शेयर करें। अच्छा, ये जब हमने अपना हाई टच किया बाय एंड ऑफ जनवरी, आई थिंक 24 जैन को हमने हाई टच किया था। उसके बाद एक तो थोड़ा सा वैसे जब पीक आता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन ड्यू होती है, लेकिन उसके साथ न्यूज़ कुछ ऐसी डेवलप होगी जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही हमें देखने को मिल गई करेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ अनसीन या अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड हो गए, जो कि बलूचिस्तान के हुए, जिसने रिकोडिक जो है उसके फाइनेंशियल क्लोज को भी थोड़ा सा आगे किया। हम्म। और उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में भी बताया, क्योंकि थोड़ी सी सिक्योरिटी कंसर्न है तो फाइनेंशियल क्लोज से पहले एक दफ़ा सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं थोड़ा। तो उसकी फाइनेंशियल क्लोजिंग थोड़ी सी डिले हुई तो उसने भी मार्केट को वो किया। फिर पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी देखा गया जब ऐसे मेडिकल इश्यूज या इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो कहीं बैकडोर चैनल पे कुछ ना कुछ डील चल रही होती है। तो उस नॉइस ने भी वो किया। और तीसरा जो बड़ा ट्रिगर था जिसने आज मेनली मार्केट को डैम्पन रखा, वो यूएस और ईरान से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट था। पिछले काफ़ी टाइम्स में डेवलपमेंट चल रही है, जहाँ पहले एक शिप आके ठहरी थी उनकी, तो उसकी वजह से करेक्शन उन दिनों काफ़ी हुई थी। अब तो दूसरी भी तकरीबन वो हो गई है। और आज सीएनएन ने भी तकरीबन सारा दिन यही रिपोर्ट कर रहा था कि ऑन दिस वीकेंड देयर आर रूमर्स दैट यूएस माइट अटैक ईरान। तो उसने आज सारा दिन मार्केट को डैम्पन रखा। तो इसके साथ रमज़ान की वजह से आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी ड्राई थे, तो एज सच मार्केट उस हिसाब से ज़्यादा ही नीचे चली गई। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से पिछले काफ़ी दिनों से देखा ये जा रहा है कि मार्केट काफ़ी हद तक करेक्ट कर चुकी है। और
एक बड़ा डिक्लाइन देखने को आ चुका है। उस वक्त से मेरे ख्याल में अब तक 15% के आसपास, 12-13% के आसपास करेक्ट कर चुकी हो। सही। तो सर अगर अभी ये सिर्फ हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं, उससे मार्केट ने इतना ज़्यादा जो है असर लिया है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये हमला हो जाता है, तो फिर उस वक्त क्या क्या सूरत हाल रहेगी हमारी, क्योंकि हम जाहिर है नेबर कंट्रीज़ में हैं। तो उस वक्त हमारी मार्केट किधर खड़ी होगी? अच्छा देखें, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो पैनिक सेलिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। हमने ये जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी किया था, उससे आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से तकरीबन 2-3 दिन पहले ही हमने इस पर रिपोर्ट लिखी थी कि जितनी पहले करेक्शन देखी गई है, अब क्योंकि मार्केट में इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन थोड़ी सी उससे बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी हद तक पैनिक क्रिएट हो रहा होता है। तो उस टाइम तक अगर तो नीचे गिरती है, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्गर टर्म में कुछ भी नहीं रहेगा खुदा ना खास्ता, तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर तो चीज़ें इंप्रूव होंगी, तो मार्केट में वो चीज़ है जो कि पैनिक के बाद सबसे पहले इंप्रूव होगी, तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना चाहिए। अभी भी जितनी मार्केट करेक्ट कर चुकी है, अगर उन्हीं लेवल्स को ही देखा जाए दोबारा, जैसे जैसे हालात वो होंगे, या ईरान के साथ भी कोई चीज़ होती है, तो वो आई डोंट थिंक सो कि प्रोलॉन्ग वॉर की तरफ जाया जाएगा, तो कि जैसा कि ईरान, अफगानिस्तान या इस तरह की वियतनाम वाली साइड पे हुई थी, क्योंकि यूएस भी काफ़ी हद तक उस चीज़ पे लेसन वो कर चुके हैं। तो वो शॉर्ट टर्म वाली ही चीज़ होगी, जल्दी जल्दी वो भी ख़त्म करना चाहेंगे। तो जितना भी वोलेटिलिटी का टाइम पीरियड है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर दाना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन आई, तो उसका ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू प्रीवियस वॉर्स जो कि जिसमें यूएस इन्वॉल्व रहा है, उनकी निस्बत काफ़ी कम होगा। तो अगर कुछ पैनिक सेलिंग होती भी है, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ताकि नीचे 10% भी किसी को नीचे मिल जाए, तो हम अगर इस साल का 40-50% का रिटर्न देख लेते हैं, और उसमें से 15% मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो वो जो 10% एडिशनल है, उनको वो भी कमाने का मौका मिल जाएगा इन्वेस्टर को। तो इसे उस तरह से ही देखा देखा जाना चाहिए। बाकी फॉर एग्जांपल, अगर तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो डे डे ऑन डे की वोलेटिलिटी या छोटी मोटी वोलेटिलिटी नहीं देखनी चाहिए। अगर मैं भी कोई फॉर एग्जांपल दुकान खोलता हूँ या कारोबार खोलता हूँ, तो मैं एक एक दिन की प्राइसेस नहीं वो कर रहा होता, वो दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इन इन्वेस्टमेंट्स को उसी नज़र से देखना चाहिए कि अगर मैंने फौजी सीमेंट के शेयर लिए, या फौजी फर्टिलाइजर के शेयर लिए, या हमारी पेट्रोलियम के शेयर लिए, इस तरह किसी बैंक के शेयर लिए, तो आई एम बीइंग पार्टनर विद दैट कंपनी। तो उसे लॉन्ग टर्म, जब तक मूल सर्वाइव कर रहा है, वो कंपनी सर्वाइव कर रही है, तो एज अ पार्टनर इन दैट बिजनेस ही ट्रीट करना चाहिए। सही, बिल्कुल। और सर यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आज आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जो रिजल्ट्स हैं उनके हवाले, जैसे GTYR का रिजल्ट आया है, नेस्ले का आया है, इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपना व्यू शेयर कर दें। GTYR के तो थोड़ा सा डिक्लाइन ही रिजल्ट आया है, हम्म। लॉस ही उन्होंने पोस्ट किया है। इसके अलावा उसमें रिसेंट डेवलपमेंट में ये लार्जली ये हो रहा है, एक तो टॉप लाइन भी थोड़ी सी एनुअल बेसिस पे कम हुई है, क्योंकि सेकंड हैंड सेल्स सेम पीरियड लास्ट ईयर में, जब अफगान बॉर्डर की तरफ से यहाँ पर एक वो हुआ था, टायर पे हम्म। एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी थी, तो इनकी उस वक्त हाई बेस थोड़ा सा बना था। दूसरी चीज़, मार्जिन में डिक्लाइन थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि वो जो रबर की प्राइसेस है, जो कि बेस रॉ मटेरियल होता है, वो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा ऑन दी अपर साइड पे ही रहा है। तो अभी इस वजह से थोड़ा सा उसकी वजह से डिक्लाइन आया है। इसके अलावा अगर नेस्ले का देखा जाए, तो नेस्ले में तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर गुड की कंपनीज में देखी जानी चाहिए। 10% की टॉप लाइन उनकी आखिरी क्वार्टर में बढ़ी है। एनुअल बेसिस पे अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाए, तो तकरीबन 15-16% का इंक्रीज है। और सबसे जो उसमें पॉजिटिव चीज़ आई है, एक बड़ा डिविडेंड जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसकी हम्म। वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी भी शेयर में आई है। सही, बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके हम सवाल ले लेते हैं। जी इफ्तिखार अहमद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे एनसीपीएल और मुगल के बारे में कुछ बता दें थोड़ा। अच्छा, एनसीपीएल अब तो पावर प्ले से हटके उन्होंने जो नेक्स्ट जेन में 33% शेयर है, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्ले हो रहा है। उसके ऊपर मैं अभी अवॉइड करूंगा कमेंट करना, क्योंकि अभी एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने नंबर पोस्ट किए हों। अभी ये नहीं पता कि जितनी दो कंपेटिटिव प्राइस पे उन्होंने गाड़ी लॉन्च की है, ऑफिशियली कितने नंबर पोस्ट किए हैं वो भी अभी तक एक नहीं आया। ज़्यादा नंबर पोस्ट किए हैं वो तो है, लेकिन जिस कंपेटिटिव प्राइस पे लॉन्च किया, उसमें मार्जिन उनके क्या होने वाले हैं, वो देखने वाली चीज़ है। तो उसको देखने के बाद ही
कुछ पॉइंट या व्यू बनाया जा सकता है। उससे पहले तो थोड़ी सी केसराइयाँ वाली ही चीज़ हो सकती है या 100% अजम्पशन बेसिस चीज़ होगी, तो मैं उसे अवॉइड करूंगा। मुगल ऑन दी अदर हैंड हमें इन प्राइसेस पे अच्छा लगता है। स्टील पे ओवरऑल इनकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी है, क्योंकि लास्ट पिछले 1 डेढ़ साल में देखा था कोई गैल्वनाइज स्टील की जगह गैल्वोलियम स्टील जो है वो यहाँ पर काफ़ी डंप हो रहा था, और उसने एज अ सब्स्टिट्यूट इनके स्टील प्रोडक्ट्स के काम कर रहा था, जिनकी वजह से इनके वॉल्यूम्स काफ़ी श्रिंक कर गए थे। तो अब उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, तो उससे इनके वॉल्यूम्स में भी ठीक ठाक बड़ा इजाफा होगा। और दूसरी चीज़ कि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी काफ़ी हद तक कमी होगी। एक तो पावर वाली साइड पे भी जो इंडस्ट्रियल टैरिफ को रिलीफ मिला है वो भी इनकी तरफ आएगा। दो के दूसरे स्टील वालों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इन पे पार्शियल इम्पैक्ट होगा क्योंकि इन्होंने कोयले वाला वो भी लगाया है। लेकिन चूंकि ये अपना कोल पावर प्लांट रख रहे हैं, लगाया है इन्होंने, तो उसका भी अभी पूरी तरह इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो अर्निंग ग्रोथ इसमें ठीक ठाक देखने में आएगी आगे चलते हुए वक्तों पे। तो उसको देखते हुए स्टील सेक्टर में आई थिंक टॉपिक होगी हमारी मुगल स्टील। सही, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी, असफंद अपना सवाल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है एचबीएल से रिलेटेड और नेशनल बैंक का जो रिजल्ट आने वाला है उसके हवाले से भी। दोनों की टारगेट प्राइस आप क्या देख रहे हैं? और गंधारा ऑटोमोबाइल्स का रिजल्ट अच्छा आया लेकिन हमने कोई अच्छी मूव नहीं देखी उसमें कल, तो इसके बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, एक तो HBL का आपने कहा। HBL देखें अच्छी प्राइस पे चला गया है यहाँ से। हमारी तो इस पे टारगेट प्राइस 483 रुपीज़ की है। उसने उन्होंने रिजल्ट भी जिसमें डिविडेंड जो था वो हायर देन एक्सपेक्टेड ही पोस्ट किया। 5 रुपए का देख रहे थे, उन्होंने वो भी बढ़ा दिया 6 रुपए का। तो 24 रुपए का एनुअल डिविडेंड के हिसाब से इसे देखें तो साथ अपनी जो इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखी हुई है, आउटपेस किया मार्केट की ग्रोथ को। 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट भी इनका बढ़ा है, और इंडस्ट्री लीडिंग वही 5.5 बिलियन के 5.5 ट्रिलियन के आसपास इनका डिपॉजिट भी चला गया। दैट इज पॉजिटिव। नेशनल बैंक देखें हमारी कवरेज पे नहीं है, तो उस पर अर्निंग का ऐसा नहीं बना सकूंगा। उस पर अर्निंग से ज़्यादा डिविडेंड पे ही इस्तेमाल नज़र होगी कि वो डिविडेंड कितना देते हैं, और वही स्टॉक प्राइस को जो है वो मूवमेंट देगी। रिसेंटली इनके पेंशन केस के रिलेटेड न्यूज आई थी जिसने काफ़ी जिटर किया था नेशनल बैंक की उन प्राइस को, काफ़ी वोलेटाइल रही थी पेंशन केस की वजह से। अगर उस पर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, क्योंकि टोटल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इन्होंने पहले प्रोविजनिंग तकरीबन 100 बिलियन के आसपास की थी, और केस हल होने के बाद तकरीबन 50 बिलियन के अब इम्पैक्ट ले चुके हैं। अगर उस पर कुछ नेगेटिव होता है तो दैट वुड बी स्लाइटली नेगेटिव। लेकिन डिविडेंड अभी मार्केट पार्टिसिपेंट तो थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इनका अभी भी कार रेशो देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तकरीबन 26-27% के आसपास कार है। दैट इज़ वे हायर देन मार्केट एवरेज, जो कि तकरीबन 19-20% के आसपास है। तो उसकी वजह से एक हायर डिविडेंड देख रहे हैं। अगर तो डिविडेंड थोड़ा सा सरप्राइजिंग दे देता है तो इस पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और गैल की आपने बात की, आई थिंक गैल की तो काफ़ी हद तक जो प्राइस चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी थी, क्योंकि उनके ट्रक्स की जो सेल्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं, और उसी ने ही वो दिया। ना चलने की रीज़न एक ये थी, एक तो इनकी टॉप लाइन कुछ बड़ी नहीं आई, तो इसका से मतलब देखा जा सकता है कि जो इनके जैक T9 की सेल है वो उस क्वार्टर में काफ़ी मिनिमम रही, क्योंकि उसके नंबर ये पोस्ट नहीं कर रहे होते पामा के ऊपर, तो और लेकिन ट्रक्स के नंबर पोस्ट कर रहे होते हैं। तो मेजरली ट्रक्स की सेल्स ने ही ड्राइव किया है गैल को, उसी की वजह से कि इतनी अच्छी अर्निंग आई। जो कि जैक T9 की सेल्स को बढ़ता हुआ देख रहे थे, उसकी म्यूटेड सेल आई, तो उसकी वजह से शेयर में इतनी बड़ी जंप नहीं देखा गया। जे चेन्नई दो के अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और ट्रक्स के हमने वॉल्यूम देखे हैं, जिस तरह मार्केट की मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रक्स के सेल पिछले 2-3 महीनों से रिकॉर्ड हाई पे पोस्ट हो रहे हैं। तो ट्रक्स की सेल ऐसे जैसे रहेंगी, और मार्जिन भी थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे इतनी डिमांड के साथ, तो वहाँ से उनको जे चेन्नई के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। सही गैल बात। के तो हम्म। T9 के कंपटीशन में ही बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं। अभी रिसेंटली MG ने भी उसी कैटेगरी में गाड़ी लॉन्च की, और दीपाल जो है वो भी जो कि चैंगन वालों के साथ है मास्टर मोटर के अंडर, वो भी अपनी एक गाड़ी उसी पिकअप कैटेगरी में लाने वाला है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो प्राइस में वो थोड़ी म्यूटेड ही दिखी जा रही है। सही। और सर, आज फैसल बैंक का भी रिजल्ट था, मैं चाहूंगी कि उसका भी थोड़ा सा व्यू शेयर करें आप।
जी, फैसल बैंक का भी हायर देन एक्सपेक्टेड ही रिजल्ट आया। 3.2 की ईपीएस देख रहे थे आप, हायर देन एक्सपेक्टेड 4.4 की ईपीएस पोस्ट की है, जिसमें मेजरली उनकी जो गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज हैं वो ही हायर रहे हैं। और अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने पिछले अपने क्वार्टर में एडवांसेस भी बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से उनके निम्स एज सच इतने श्रिंक नहीं हुए। 4.8% रहे हैं, जो कि 4.9% थे प्रीवियस क्वार्टर में। दूसरी एक चीज देखने को ये मिली है कि उसने भी अपने डिपॉजिट ग्रोथ में सेक्टर के डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस किया है, जहां सेक्टर ने तकरीबन 9%, तकरीबन 8% के क्वार्टरली बेसिस पे सेक्टर के डिपॉजिट ग्रोथ रही है। वहाँ फैसल बैंक ने तकरीबन 12% की क्वार्टरली बेसिस पे डिपॉजिट ग्रोथ पोस्ट की है। और रिजल्ट दो के इन पे एमडीआर लग गया सेविंग अकाउंट पे इस्लामिक बैंक पे, उसको आउटपेस करते हुए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और एनुअल बेसिस दोनों पे ही एक अच्छी जो है वो ग्रोथ पोस्ट की है। तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है, और इस प्राइस पे फैसल बैंक भी हमें अच्छा ही लगता है। ओवरऑल तकरीबन हमारी 134 की टारगेट प्राइस है, तो इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल जो है वो तकरीबन अच्छा खासा है। सही, ग्रेट, बिल्कुल जी। जावेद, अपना सवाल कीजिए। जी आमिर, अपना सवाल। जी मैडम, मुझे मुझे बीओपी और इफेक्टो के बारे में पूछना था। बहुत तकरीबन इसमें ऐसा समझ लें कि 15% लॉस हो चुका है अच्छा, देखिए पोर्टफोलियो में। फैक्टो सीमेंट बैंकिंग सेक्टर तो ओवरऑल अगर बीओपी की बात करें तो वो कुछ टाइम से रिसेंट डिक्लाइन में बैंकिंग सेक्टर ने ही सबसे बड़ा वो किया है, और रिजल्ट ने भी कुछ ना कुछ ड्राइव किया है। बीओपी और नेशनल बैंक, इन दोनों में तो अगर लॉन्ग टर्म उसकी बात की जाए, दो के डिविडेंड उस पे या प्राइस उस पे अच्छे लगते हैं। इन दोनों में टीएसए का जो मसला है, अस्करी बैंक में भी थोड़ा सा वो कर रहा होता है, उसकी वजह से शायद अगर मुझे बैंकिंग में पोजीशन लेनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इनकी बजाय दूसरे बैंक्स को देखना करूंगा। लेकिन क्योंकि अगर टीएसए का मसला आता है तो इनके डिपॉजिट बेस ठीक ठाक बड़े अमाउंट से लॉस कर जाएगी, जो कि एक बड़ा रिस्क है इन दोनों बैंक्स के लिए और किसी हद तक अस्करी बैंक के लिए भी। तो अगर मुझे बैंकिंग में वो करनी हो तो मैं शायद मिसान या यूबीएल या एचबीएल, इन तीनों में से किसी एक बैंक पे अपना व्यू करूंगा। द सेकंड थिंग इज फैक्टो। फैक्टो भी देखें हायर बीटा स्टॉक है, उसकी अर्निंग भी काफ़ी हद तक वोलेटाइल ही रहती है। तो अगर मैं तो किसी वजह से भी इसमें फैक्टो सीमेंट में वो नहीं करूंगा। दो लास्ट क्वार्टर की इसकी अर्निंग इन्होंने अच्छी पोस्ट की है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल ही रहती है कि, और मार्जिन भी खास तौर पे काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। यहाँ बाकी इंडस्ट्री के मार्जिन वही 30% की रेंज पे 2-4% ही ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, इसके मार्जिन एक क्वार्टर में अगर आएंगे तो 6% आ जाएंगे, अगले में हो सकता है 20% आ जाए। तो उस वोलेटिलिटी को देखते हुए मेरे हिसाब से फैक्टो सीमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए। आपके पास सीमेंट में लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, इस जैसे अगर अच्छे प्लेयर हैं इस टाइम, तो कोहाट और शिराट भी एज ए रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी वो हो जाती है, क्योंकि फ्री फ्लोट उनका कम है। लेकिन अगर रिटेल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल जो है वो कोहाट और शिराट सीमेंट में होगा। तो उनको देखना चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म। ये वो कंपनीज है जिन्होंने लंबे होराइजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न बना के दिए हैं। अगर टॉप 10-15 कंपनीज निकाली जाए स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने कंपाउंडेड बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाए हैं, तो चिराट, तो कोहाट और लकी टॉप 10 में से होंगे। सही, बिल्कुल। और सर, अब मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट का व्यू शेयर करें, क्योंकि आपने तो यही कहा है कि इस वक्त अगर मार्केट डाउन हो रही है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हैं कि इस वक्त क्या किया जाए, साइडलाइन हो जाए। कल की मार्केट कैसी लग रही है, नियर टर्म में मार्केट कैसी लग रही है? लॉन्ग टर्म का व्यू तो आप बता ही चुके हैं कि बहुत अच्छा है। कल क्या लग रहा है मार्केट में, क्या इसी तरह की करेक्शन जोन होगी? और जो है साथ ही साथ जो है आपने वैसे बीच में भी बताया है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो अच्छे हैं। इसके अलावा क्या फर्दर आप जो है टॉपिक के तौर पे जो है आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, देखें अब कल के हिसाब से कल मार्केट तो जैसे आज भी न्यूज़ पे वो की है, क्योंकि हम्म। रमज़ान में थोड़े से वॉल्यूम ड्राई होते हैं, तो वो सही। हल्के से भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो नज़र ज़्यादा आ रहा होता है या मार्केट को सही। ज़्यादा गिरा देता है। तो कल के उस पे देखने का मेरे हिसाब से तो आज काफ़ी हद तक गिर चुकी है, तो कल रिकवरी होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई ईरान वाली साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे कोई बुरी खबर नहीं आ जाती, तो हम्म। रिकवरी एक्सपेक्टेड तो है। द सेकंड थिंग इज फॉर
फॉर द लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म अगर बात की जाए तो बाय द ईयर एंड हमारा वही 263,800 का टारगेट है। हम वहीं पर मार्केट को वो देख सकते हैं। इसमें भी रिस्क अपनी जगह है, लेकिन अभी भी हम काफ़ी चीपर मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। आज की अगर प्राइसेस को वो देखा जाए तो हम तकरीबन 7 के प्राइस टू अर्निंग, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग के आसपास आ चुके हैं, जहाँ डिविडेंड यील्ड भी हमारा तकरीबन 6.5% के आसपास बनता है, जो कि हमारी अगर रीजनल मार्केट को देखा जाए तो अनसीन है। हमारी रीजनल मार्केट में 2-3% से ज़्यादा, और बड़ी मार्केट्स में देखा जाए तो यूएस वगैरह में 2% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं होती। 7-8 के पी मल्टीपल का मतलब है हमारे हमसाया मुल्क तकरीबन 23-24 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। वो कंट्रीज जो कि रिसेंटली हमारे ही एशियन उसमें देखा जाए और वो बैंकरप्सीज के करीब होके वापस आई हैं, वो भी हमसे तकरीबन डबल के मल्टीपल पे चल रही हैं। तो हम एज अ कंट्री हम इतने चीपर मल्टीपल्स पे हैं। और कंपनीज या सेक्टर्स की बात की जाए तो वही कंपनीज जैसे मैंने भी पहले जिक्र किया कि जिन्होंने 10-15 साल में कंपाउंडेड रिटर्न दिए हैं और उनकी एक हिस्ट्री है लॉन्गर टर्म में, उन्हीं कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर इसके अलावा पीएसओ इस प्राइस में काफ़ी अच्छे उसमें आ चुका है, क्योंकि उनको जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन में पैसे मिल रहे हैं वही उनकी करंट मार्केट वैल्यू से तकरीबन डबल पे मिलेंगे। तो वो इतना चीपर उस पर ट्रेड कर रहा है। सीमेंट में लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट ये देखे जा सकते हैं। रिटेल के लिए जेराट और पहाड़ इस टाइम बड़ी अच्छी प्राइस उस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोज में इंडस मोटर को देखा जा सकता है, कल उनका रिजल्ट भी है और वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड भी उनकी काफ़ी अच्छी प्राइस पे चल रही है। और ऑटोज में हम ग्रोथ भी वैसे की वैसे देख रहे हैं, मार्जिन भी इनके थोड़े ऑन द हायर साइड पे ही हैं। दो के हमारी आगे चलते हुए अगर हम कंजर्वेटिवली मार्जिन को श्रिंकेज की तरफ भी देखें तो अभी भी हमारी तकरीबन स्टॉक में डबल होने का पोटेंशियल है। इसी तरह अगर आप फर्टिलाइजर में बात की जाए तो एफएफसी अच्छी प्राइस पे है। एक तो डिविडेंड यील्ड भी उसकी अच्छी है और उसके अलावा उनके पास कैश पोजीशन जितनी है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी में एंग्रो होल्डिंग अच्छी पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर देखा जाए उनके टेलीकॉम बिजनेस को तो उसमें एक बड़े ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स देखा जा सकता है। पिछले दिनों जो हाँ, फॉरनर की सेलिंग आई है वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली साइड पे ही है, जिसकी वजह से सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है। हाँ, लेकिन हमारी आईटी एक्सपोर्ट को ही देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। और सिस्टम बीइंग वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज, ये लॉन्गर टर्म के लिए अगर वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक भी होना चाहिए तो वो सिस्टम होना चाहिए। इसने भी कंपाउंडेड, आप अगर आप देखा जाए जब से इनकी हिस्ट्री है तो इन्होंने एक हायर रिटर्न ही बना के दिए हैं। सिस्टम हो गया, ये इंटरलूप हो गया, नहीं तो ये तो बिल्कुल ग्रोथ स्टॉक है और इन्होंने पिछली अपनी हिस्ट्री से अपनी ग्रोथ जो है वो सीमेंट की है। तो ये सब देखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल, एचबीएल और मिजान बैंक जो है वो हमारी टॉपिक होंगे। सही। थैंक यू सो मच सर उसामा। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।